एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में अपन वर्किंग कैपिटल के कुछ इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, मैंने बोला था कि अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट आ रहे थे कि सर आपने जो वर्किंग कैपिटल चैप्टर कराया था उसमें कुछ इलस्ट्रेशन पेंडिंग रह गए थे, तो आप वो करा दीजिए ना, बहुत दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे जो अपने इलस्ट्रेशन 7, 8 और 9 यहाँ पे रह गए थे, मैं सोच रहा था कि पहले वो इलस्ट्रेशन 7, 8 और 9 अपन कंप्लीट करा दें, फिर अपना जो यहाँ पे चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट कर देते तो अपना एक बार फ्लो बन जाता, तो वो उसमें अपन को टाइम लग जाता। इसलिए मैंने सोचा पहले 3 इलस्ट्रेशन करा देते हैं, फिर अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वाली वीडियो अपन इलस्ट्रेशन 7 और 8 करते हैं और नेक्स्ट वाली वीडियो अपन इलस्ट्रेशन 9 करेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर दी 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2022। तो अपन को 3 मंथ का यहाँ पे क्या बनाना है? फर्स्ट में मंथ वाइज कैश बजट ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस, एंड सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड फॉर दी 3 मंथ पीरियड। तो पहले में अपन को ए में बनाना है अपन को मंथ वाइज कैश बजट रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे। सेकंड में अपन को बताना है फंड का सोर्स क्या है और क्या यूसेज है उसको, वो भी अपन को मंथ वाइज यहाँ पे बताना है 3 मंथ का। आगे अपन को इन्फॉर्मेशन दी गई है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट वर्किंग कैपिटल एंड अदर अकाउंट बैलेंसेज एट 1 जनवरी 2022 विल बी एज फॉलो। अपन को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जैसे कैश दे के रखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, प्लांट। अपन को ये सब इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन को बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट देख रखा है 3 मंथ का, जिसमें हमको सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट अपन को देके रखा है। फिर बजटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ देके रखा है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, जिसमें क्या अपन को मतलब अपन को क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है एक। ठीक है, 3 मंथ का। तो जिसमें शॉर्ट टर्म का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, प्लांट, जिसमें डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया गया, क्योंकि अपन को क्लोजिंग बैलेंस देख रखे हैं। और बोला गया लास्ट में डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹60,000 इंक्लूडेड इन दी बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच मंथ। तो जो डेप्रिसिएशन है अपन को यहाँ पे कहाँ इंक्लूडेड है? बजटेड एक्सपेंडिचर में। तो अपन को मतलब अपन को एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस में ये वाला अपन को डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जब अपन कैश बजट में इसको लिखेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जो डेप्रिसिएशन होता है अपना क्या रहता है यहाँ पे नॉन कैश खर्चा रहता है, और नॉन कैश खर्चा अपना कैश बजट में नहीं आता। ठीक है, तो अपन ने एक बार अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर लिया है। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, जब जाके अपन को बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये अपना कैश बजट मैंने सारे फॉर्मेट्स पहले ही रेडी कर दिए, इससे क्या हो अपना यहाँ पे वीडियो में फालतू टाइम खराब नहीं हो और काम कुछ चीजें अपन को यहाँ पे मिले। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या आएगा अपना ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश का, फिर रिसिप्ट्स आएंगी, फिर अपनी यहाँ पे पेमेंट्स आएंगी। तो रिसिप्ट्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले अपन को इसका कैसे करेंगे कैश बजट। अपन यहाँ पे देखिए इतने सारे अपन को ट्रांजेक्शन देके रखे हैं, एंट्रीज देके रखी हैं, अपन एक एक के साथ चलते जाएंगे। इसलिए अपना क्या होगा यहाँ पे फालतू अपन कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ छूट गया है, इसलिए अपन एक एक उठाते जाएंगे और यहाँ पे करते जाएंगे। सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैश का। देखिए कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस देख रखा है 545। तो ये 545 अपना यहाँ पे आगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या देके रखा है अपन को? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 300 अपन को यहाँ पे देके रखा है, लेकिन जब अपन क्लोजिंग बैलेंस पे गए तो अपन को यहाँ पे 700 हो गया, देख सकते हैं। तो कोई बैलेंस अपने पास ओपनिंग बैलेंस 300 का है, लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस पे अपन गए तो 700 का हो गया। ठीक है, 1 जनवरी को अपन को इन्वेस्टमेंट 300 का है, लेकिन जब अपन 31 जनवरी को देख रहे हैं तो 700 का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा? यहाँ पे अपन ने जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और परचेज किया होगा, तो कितने का और परचेज किया होगा? 400 का। 3 का था, 4 का और परचेज कर लिया, तो अपना 7 का यहाँ पे टोटल हो गया। तो अपनी क्या होगी यहाँ पे? पेमेंट। तो अपन यहाँ पे पेमेंट पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज कितने का किया अपन ने? यहाँ पे 400 का कर लिया। अब आगे चलते हैं, तो देखिए
फरवरी में क्या हुआ, इसका 700 का जनवरी में था, फरवरी का में कितने का हो गया, 0 का। मतलब अपन का 700 का 31 जनवरी को था, लेकिन जब अपन ने 28 फरवरी को देखा तो 0 का हो गया। मतलब अपन ने फरवरी वाले मंथ में इसको पूरा सेल कर दिया, जब तो 0 बचा तो अपन क्या चला जाएगा, ये रिसिप्ट में आ जाएगा। तो रिसिप्ट में अपन क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 700 का। अब आगे चलते हैं, तो देखिए फरवरी में 0 का था, लेकिन 31 मार्च में पहुंचे तो अपना कितने का हो गया, 200 का। तो 0 से 200 का मतलब अपन ने 200 का और यहाँ पे परचेज कर लिया, तो ये भी किस में आ जाएगा, परचेज में। तो फरवरी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपन ने यहाँ पे 200 का परचेज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जो अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का था पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे देख लिया। आगे चलते हैं, इन दोनों का हो गया अपना। आगे चलते हैं डेटर में, देखिए डेटर में चलते हैं, तो डेटर से क्या निकलेगा अपना, यहाँ पे डेटर से अपना निकलेगा कि जो भी अपन को कैश रिसिप्ट होगा या फिर बैंक में जो अपनी पैसा रिसीव होगा वो अपना यहाँ से डेटर से निकलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये अपना यहाँ पे क्या है, डेटर अकाउंट। जो भी पेमेंट अपन को डेटर से आई वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको निकालना यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये अपना जैसे डेटर अकाउंट, ठीक है, डेटर अपना करंट एसेट रहता है, इसलिए बैलेंस क्या रहता है अपना यहाँ पे, डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, फिर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। अगर अपन क्या करते हैं, डेटर को अपन पेड करते हैं, ठीक है, जैसे डेटर अपन को पेड करता है तो एंट्री अपन क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहाँ पे क्या आता है, बाय कैश, मतलब अपन को डेटर ने पेमेंट किया है। और सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे आता है अपना सेल्स। तो अगर अपन को क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट से अपन को तीन चीजें दी गई हैं, अपन को कैश निकालना है, मतलब जो पेमेंट की है डेटर ने वो निकालना है, तो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेटर का प्लस सेल्स इक्वल टू बाय कैश मतलब यहाँ पे अपन पेमेंट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर कैश भी लिख सकते हैं, कैश या फिर पेमेंट, मतलब जो डेटर ने अपन को पेमेंट की है, जो अपन को रिसिप्ट चाहिए डेटर से, प्लस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, कंपेयर कर दिए। अब अपन को कैश पेमेंट यहाँ से निकालनी है, तो अपना क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का प्लस सेल्स माइनस यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डेटर का, तो यहाँ से अपनी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आ जाएगी, यहाँ पे जो अपन को पेमेंट की है उसने वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाला एक टाइप से क्या हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे समझा दिया ये वाक्य कैसे निकला, ठीक है, वाक्य आपको ये फॉर्मूले से यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, इसके लिए अपन यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो कैसे निकलता है, ये निकलता है अपना ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस और सेल्स को ऐड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे अपन माइनस करते तो अपना निकल आता है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस अपन को कितना देके रखा है, ओपनिंग बैलेंस अपन को यहाँ पे देके रखा है 2570, तो वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्या जाएगा 2570। अब फरवरी और मार्च का कैसे निकलेगा, जो अपना जनवरी का क्लोजिंग रहेगा वो फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा, और जो फरवरी का क्लोजिंग रहेगा वो अपना मार्च का ओपनिंग बन जाएगा। तो वो अपन देखते हैं, पहले अपन सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स कितनी देके रखी है। तो देखिए अपन को यहाँ पे सेल्स देके रखी है 2100, 1800 और 1700, तो वो अपन लिखेंगे 2100, 1800 और 1700। अब क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर का अपन को देके रखा है, ये देखिए देके रखा है डेटर का, कितना देके रखा है, 2600, 2500, 2350, 2600, 2500 और 2350। अब देखिए जो अपना जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का बन जाएगा ओपनिंग, ऐसे ही फरवरी का क्लोजिंग जनवरी का बन जाएगा ओपनिंग, तो हो जाएगा 25। तो इनको क्या कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स को ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर दीजिए, तो अपनी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आ जाएगी। इतना आसान था, 2570 प्लस 2100 माइनस 2600, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2070। इसका करिए 2600 प्लस 1800 माइनस 2500, कितना आ गया 1900। अब लास्ट वाले करिए 2500 प्लस 1700
-2350 तो कितना आ रहा है 1850। आ गई बस इतना सा हुआ सर। तो अपनी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आ गई 2070 1900 1850। ये देखिए दूसरा रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कितना है 2070 1900 और 1850। तो अपने यहाँ पे डाटा तो कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन चलते हैं स्टॉक की तरफ। ठीक है, स्टॉक और ट्रेड क्रेडिटर की तरफ। तो अभी स्टॉक को अभी आपको बाद में समझ में आएगा कि स्टॉक को क्या करना है। पहले अपन ट्रेड क्रेडिटर की तरफ चलते हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर का अपन का क्या होगा, कैश में क्या काम इसका। तो ट्रेड क्रेडिटर से अपन जब सामान लेके जाते हैं तो अपन ट्रेड क्रेडिटर को क्या करते हैं, ट्रेड क्रेडिटर को कौन पे करते हैं, मतलब हमने पेमेंट की होगी यहाँ पे क्रेडिटर को। तो वो कैसे निकलेगी देखिए। ये अपन ने जैसे डेटर अकाउंट से क्या निकाली, अपन ने डेटर अकाउंट से निकाली कि अपन ने कितना पैसा मिला, ऐसे अपन क्रेडिटर अकाउंट से निकालेंगे कितना पैसा गया। तो देखिए ये हो जाएगा अपना यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट तो क्रेडिटर अपना होता है लाइबिलिटी, तो बैलेंस रहता है अपना क्रेडिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बात एक ही है, ये आ गया। और यहाँ पे रहता है अपना क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, जब अपन पे करते हैं क्रेडिटर को तो एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, अपन ने पेमेंट की होगी। जब परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहाँ आ जाएगा बाय परचेज। अगर अपन को क्या निकालनी है यहाँ से, अपन को यहाँ से जो अपन ने पेमेंट की है क्रेडिटर को वो निकालनी है, तो कहाँ से निकलेगी ये यहाँ से। तो इसको अपन कंपेयर करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे आ जाएगी, बैंक यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो अपन अपन ने पेमेंट की है वो आप इससे समझ जाना, ये पेमेंट की है, प्लस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज। अब देखिए अगर अपन को जो अपन ने पेमेंट की वो निकालनी है अगर, तो पेमेंट इक्वल पेमेंट या फिर बैंक यही रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज क्रेडिटर का और माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये अपन ऊपर वाला ये फॉर्मूला बनाया था और यहाँ पे अपन ने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो आप सर सोच रहे हो कि सर यहाँ पे अपन को ठीक है अपन क्लोजिंग बैलेंस तो अपन को सारे के दे के रखे, तो क्रेडिटर का भी दे के रखा है तो ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस अपन निकाल लेंगे, लेकिन परचेज कैसे निकालेंगे सर, अपन को परचेज तो यहाँ पे नहीं दे के रखी। तो देखिए परचेज कैसे निकालते वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए परचेज कैसे निकलेगी, एक ये है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बचपन में तो बहुत पढ़ा है ना ये। देखिए तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या रहता है परचेज, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ पे सेल्स आती है और यहाँ पे आता है अपना क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं। तो देखिए अपन को यहाँ पे परचेज निकालनी, ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्मेट से अपन परचेज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक बस अपन को इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अपन को यहाँ परचेज निकालनी, तो परचेज यही रह जाएगा अपना सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो पहले से ही था, माइनस यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इस साइड आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस का इस साइड हो जाएगा। अब क्या करना है, परचेज इक्वल टू देखिए सेल्स, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें यहाँ पे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आ गया अपना, प्लस क्लोजिंग स्टॉक वही का वही है और माइनस यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था। अब देख मैंने, आप सोच रहे होंगे सर आपने ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड क्यों लिख दिया, मैंने इसलिए इस साइड लिख दिया कि कुछ सेल्स में से अपन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो सीओजीएस आता है, इसकी सीओजीएस की अपन को डायरेक्ट वैल्यू दे के रखी है। अगर आप सेल्स भी लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को डबल मेहनत हो जाएगी, इसलिए अपन ने डायरेक्ट माइनस करके यहाँ पे सीओजीएस लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू अपन को डायरेक्ट दे के रखी है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज, तो इसका भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे परचेज, और परचेज के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अपन परचेज निकालने के बाद ये वाली अपन यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले यही वर्किंग नोट में अपन निकालते हैं यहाँ पे परचेज।
अल्टीमेटली तो आएगा कहाँ पे, पेमेंट टू क्रेडिटर में, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अपना यहाँ पे COGS, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए जो अपने फॉर्मूला में था ना, सिर्फ हमने वही किया और कुछ भी नहीं किया। तो देखो COGS तो अपन को यहाँ पे गिवन था, है ना, गिवन ये है COGS कितना है, 1635, 1405 और 1330। 1635, 1405, 1635, 1405 और 1330। और अपन को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी देके रखे थे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का, ये है क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का कितना है, 1200, 1100 और 1000, तो वो भी लिख देंगे, 1200, 1100 और 1000। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक अपन को यहाँ पे दे के रखा था, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मैंने बोला था ना, जब अपन क्रेडिटर निकालें तभी अपना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक काम में आ जाएगा, तो आज आ गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे, 1300, वो यहाँ पे अपन लिख देंगे, आ जाएगा अपना 1300। अब देखिए बाकी की कैसे निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं गई है, अपन को निकालनी पड़ेगी। तो जनवरी का क्लोजिंग इस मंथ का बन जाएगा, ओपनिंग पे आ जाएगा 1200, फरवरी का क्लोजिंग मार्च बन जाएगा, ओपनिंग पे आ जाएगा 1100। ठीक है, आ गया समझ में। आप कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दीजिए तो अपने यहाँ से निकल के आ जाएगी परचेज। करिए सॉल्व, तो हो जाएगा 1635 प्लस 1200 माइनस 1300, यहाँ से कितने निकल के आ गई, 1535। फरवरी में करिए 1405 प्लस 1100 माइनस 1200, कितनी आ गई, 1305। मार्च में करिए 1330 प्लस 1000 माइनस 1100, कितनी आ गई, 1230। तो यहाँ से अपनी परचेज निकल के आ गई है। देखिए परचेज भी आ गई अपने पास। अब उनको क्या करना है, आपसे इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, क्या ओपनिंग क्रेडिटर को ऐड करना है, परचेज तो निकल के आ गई, और अपन को क्लोजिंग क्रेडिटर को यहाँ पे माइनस कर देना और अपना पेमेंट टू क्रेडिटर निकल के आ जाएगा। तो परचेज निकल के आ गई, ओपनिंग को ऐड करना है, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस किसको करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर को, बस यहाँ से अपनी पेमेंट टू क्रेडिटर निकल के आ जाएगी, पेमेंट टू क्रेडिटर। इतना सरल तो है, बस थोड़ा यही समझने की बात थी, लेकिन आप आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपने 12th क्लास में वैसे ही पढ़ी होंगी। तो ओपनिंग क्रेडिटर अपन को पता है, ओपनिंग क्रेडिटर कितना दे के रखा था यहाँ पे, ये देखिए ओपनिंग क्रेडिटर अपन को 2110 रुपए यहाँ पे दे के रखा था, ओपनिंग क्रेडिटर आ जाए 2110। अब क्लोजिंग क्रेडिटर के अपन को बैलेंस दे के रखे थे, कितने दे के रखे थे, 2000, 1950 और 1900, 2000, 1950, 1900। अब देखिए जो पिछले मंथ का क्लोजिंग इस मंथ का बन जाएगा ओपनिंग, तो हो जाएगा 2000। ऐसे ही फरवरी का क्लोजिंग इस मंथ बन जाएगा ओपनिंग, तो यहाँ हो जाएगा 1950। ठीक है, तो इनका सॉल्व कर लीजिए, तो पेमेंट और टू क्रेडिटर आ जाएगा। तो करिए 1535 प्लस 2110 माइनस 2000, कितना आ रहा है, 1645। इसका करिए 1305 प्लस 2000 माइनस 1950, कितना आ रहा है, 1355। इसका करिए 1230 प्लस 1950 माइनस 1900, कितना आ रहा है, 1280। ठीक है, ये अपना यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है, 1645, कितना आएगा, 1645, 1355 और 1280, 1355 और 1280। ठीक है, अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिटर का भी कैलकुलेशन कर लियो। अब क्या करना है अपन को, अब करना है अपन को अदर क्रेडिटर का कैलकुलेशन। तो अदर क्रेडिटर का आप सोच रहे होंगे सर आपने बाकी तो येलो पेन से कर रहे हो, इसको अपन ने ग्रीन पेन से क्यों किया है, तो बताता हूँ क्यों। देखिए अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था, 200 था। अब देखिए अपन क्लोजिंग बैलेंस में गए ना यहाँ पे, तो देखिए अदर क्रेडिटर का यहाँ पे ओपनिंग मतलब जनवरी में भी बैलेंस कितना था, 200, फरवरी में 200, और अपना यहाँ पे
31 मार्च को भी 200 रहा, मतलब अपन ने यहाँ पे जो अपना अदर क्रेडिटर है उसके साथ अपन ने कुछ भी ना पेमेंट किया है, मतलब अपन ने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। हर बार अपना यहाँ पे 200 का यहाँ पे बैलेंस बचा है ना, अभी अपन उससे कुछ सामान लेके आए जिससे अपने यहाँ पे बैलेंस बढ़ जाए, कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पे अदर क्रेडिटर पे अपना कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आया इतना समझ में। अब डिविडेंड पेबल कितना था, 485 ओपनिंग बैलेंस था, डिविडेंड पेबल का 485 ओपनिंग बैलेंस था। यहाँ पे देखिए 485 अपना जनवरी में तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, और अपना फरवरी में जाके 0 हो गया, मतलब अपन ने क्या किया होगा, यहाँ पे पूरा डिविडेंड यहाँ पे कर दिया होगा फरवरी में पूरा 485 का। तो यहाँ पे आते हैं अपन, लिखते हैं कैश में, कैश बजट में डिविडेंड पेबल कितना है, 485, वो भी फरवरी में। अब आगे चलते हैं टैक्स ड्यू, तो इसको भी अपन किससे करेंगे, ग्रीन कलर से। आप बात समझ ही गए होंगे ग्रीन कलर से क्यों कर रहे हैं, देखो 320 था यहाँ पे, और यहाँ पे भी पूरा 320 ही रहा, मतलब यहाँ ना तो अपने पास कुछ टैक्स लाइबिलिटी आई, ना पे अपन ने यहाँ पे पे की, तो कैश में तो आएगी ही नहीं। अब प्लांट, देखिए प्लांट में कितना था, 800 का था। आगे गए तो 31 जनवरी को 800 की, ना अपन ने परचेज किया इसको ना सोल्ड किया। फिर लेकिन जब अपन फरवरी में गए ना 28 फरवरी को, तो 1600 हो गया, मतलब अपन ने क्या किया यहाँ पे इसको परचेज किया है। तो अपन की एंट्री कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे पेमेंट साइड वाली में, प्लान परचेज कितने से, वो भी क्या फरवरी में कितने से, 800 से। अब देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ 1600 का हो गया। अब 1600 का था, लेकिन जब अपन मार्च में गए ना तो हो गया 1550, मतलब यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने 50 का मतलब 50,000 का, जो भी हजार में अमाउंट से यहाँ पे 1000 में, तो आप देख लेना मैं 50 ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे अपन ने क्या किया, 50 का यहाँ पे सोल्ड कर दिया, तो किस में जाएंगे, रिसिप्ट में, तो सोल्ड किया तो पैसे आए होंगे। तो प्लांट सोल्ड कितने का हो गया, ये 50 का यहाँ पे सोल्ड हो गया, इसका यहाँ पे कुछ नहीं रहा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे देखिए सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन्होंने एक चीज और बोली थी डेप्रिसिएशन वाली, तो अपन को किसमें इंक्लूड थी, यहाँ पे अपन को एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस पे यहाँ पे इंक्लूड थी, तो अपन को एक्सक्लूड करके क्या करना पड़ेगा, अपन को इन वाले खर्चों की यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 60 यहाँ से हर में से माइनस करेंगे, क्योंकि हर मंथ था, तो 315 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 315 माइनस 60, तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 255। यहाँ पे आप सब में से 60 माइनस कर लेना, ठीक है, -60 और यहाँ पे भी -60, ठीक है। मैं डायरेक्ट अमाउंट रख रहा हूँ माइनस करके, 315 में 60 गए तो कितने बचे यहाँ पे लिख सकते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो कितने यहाँ पे कितना हो गया, 255। फिर 270 में से 60 गए तो कितने कितने बचे यहाँ पे, 210। फिर यहाँ पे 255 में से 60 गए तो बचे 195, ठीक है। आपको रीजन समझ में आ गया क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डेप्टिशन अपना यहाँ पे नॉन एक्सपेंसिव खर्चा है, इसलिए अपन यहाँ से माइनस करके वाला अमाउंट लिख रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अपन को यहाँ पे टोटल करना है और ऐड करना है, माइनस करना है, तो यहाँ से अपना कैश बजट पूरा बन के रेडी हो गया, बस इतना ऐसा लिखना है। यहाँ पे टोटल करेंगे ए का, यहाँ पे टोटल करेंगे बी का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा अपना कैश बजट आ गया जाएगा। तो टोटल करिए कितना हो रहा है, 545 प्लस 2070, तो कितना आ गया, 2615। इसका टोटल करिए पेमेंट का, तो 400 प्लस 1645 प्लस 255, तो कितना आ रहा है, 2300। तो यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस निकल आया, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकलेगा, ए माइनस बी कर देंगे, तो 2615 माइनस 2300, तो कितना आ गया यहाँ पे, 315। अब जनवरी का एक क्लोजिंग बैलेंस है, फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा, तो हो जाएगा 315, ठीक है। ऐड कर दीजिए यहाँ पे 315 प्लस 700 प्लस 1900, कितना हो रहा है यहाँ पे, 2915। अब इसका टोटल करिए, 1355 प्लस 485 प्लस 800 प्लस 210, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 2850। माइनस करिए 2915 माइनस 2850, कितना आ रहा है यहाँ पे, 2915 माइनस 2850,
यहाँ पे आ रहा है 65, ठीक है। तो फरवरी का क्लोजिंग बन जाएगा अपना मार्च का ओपनिंग, बस टोटल कर दीजिए। तो 65 प्लस 1850 प्लस यहाँ पे हो जाता है अपना 50, तो कितना 1965। इसका करिए 200 प्लस 1280 प्लस 195, तो कितना आ रहा है 1675, माइनस कर दीजिए 1965 माइनस 1675, कितना आ रहा है यहाँ पे 200 पे क्लोजिंग में। तो यहाँ पे अपना कैश बजट पूरा तैयार हो गया, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं था, बस बिल्कुल बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, क्या एक और चीज क्या निकालनी थी, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स निकालना था एंड यूजेस ऑफ फंड यहाँ पे निकालना था। मतलब स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड, मतलब जो फंड का कहाँ पे सोर्स क्या है फंड का और कहाँ अपन ने यूज किया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे ये रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो आइए अपन यहाँ पे निकालते हैं। एक बात और बता दूं, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके मन में हो सकता है डाउट हो जाए। इस वाले फॉर्मेट में सिर्फ अपन क्या लिखेंगे, इस वाले फॉर्मेट में सिर्फ अपन लॉन्ग टर्म वाली चीजें लिखेंगे, ठीक है। अपन जो भी शॉर्ट टर्म वाली चीजें हैं, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी, उसके लिए अपन यहाँ पे अलग फॉर्मेट बनाएंगे। ये मतलब नॉर्मल बच्चों के मन में डाउट आ जाए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो आ जाएगा यहाँ पे सोर्सेस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा यूजेस। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें कहाँ से आएगा पैसा, देखिए अपने पास देखिए नेट प्रॉफिट था ना अवेलेबल। काम करते हैं सबसे पहले तो अपन इसको करते हैं पूरा साफ, से पूरा क्लीन करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब अपने पास क्या था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट, तो अपन तीनों को ऐड करेंगे 150 125 115, तो हो जाएगा यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट 150 125 प्लस 115, तो ऐड करिए कितना आ रहा है 150 125 प्लस 115, तो आ रहा है अपना 390। और इसमें और क्या ऐड करेंगे, तो देखिए इसमें अपन ऐड करेंगे जो अपना यहाँ पे ये था ना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपन ने किसमें इंक्लूड कर दिया था, इसमें अगर अपन ने इसमें इंक्लूड नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, तो वो ये भी अपना यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड अवस्था, तो अपन ने इसमें से माइनस किया, ऐड किसमें कर देंगे सोर्सेस ऑफ फंड में। तो हो जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ये हो जाएगा 60 × 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 180। तो सोर्सेस ऑफ फंड कितना आ गया, सॉरी फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 390 प्लस 180, तो आ गया यहाँ पे 570। अब क्या किया अपन ने यहाँ पे, एक चीज और की थी यहाँ पे, देखिए अपन ने यहाँ पे एक प्लांट को सोल्ड किया था, ठीक है। तो अपन ये भी आ जाएंगे यहाँ पे प्लांट सोल्ड, से, ठीक है। बाकी इसमें सोर्सेज ऑफ फंड में और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जो भी अपना इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा वर्किंग कैपिटल में, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने प्लांट सोल्ड लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था वो नहीं लिख रहा हूँ। मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अपन इसका एक अलग स्टेटमेंट बनाएंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला, वहां लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। सिर्फ इसमें अपन यहाँ पे कौन सी वाली चीजें लिख रहे थे, सिर्फ अपनी जो लॉन्ग टर्म वाली है। अब यूजेस ऑफ फंड, तो यूज ऑफ फंड अपन ने कहा क्या है, देखिए यहाँ पे अपन ने एक तो डिविडेंड पेबल में किया है लॉन्ग टर्म वाला, और एक यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट में किया है, दो चीजों में किया है। बाकी सिर्फ यहाँ पे कौन सी वाली चीजें थी यहाँ पे, बाकी वाली चीज सिर्फ यहाँ पे करंट वाली चीज, तो बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली बची हुई, यहाँ पे करंट वाली नहीं। तो यहाँ पे हो जाए अपना डिविडेंड पेबल और परचेज प्लांट। तो डिविडेंड पेबल कितना है, डिविडेंड पेबल है 485 और ये अपना 800, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 485 प्लस 800, तो हो रहा है यहाँ पे 1285, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो सब चीजें अपन को यहाँ पे निकालनी है, फिर इसमें वो आएगी। देखिए उसके लिए अपन को एक अलग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो आइए अपन यहाँ पे करते हैं। तो इसमें दो चीजें आएंगी अपनी, एक तो आई करंट असेट
और एक क्या आ जाएगी अपनी करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में अपने पास क्या क्या था, देखिए इसमें जनवरी और यहाँ पे मार्च का लिखेंगे, मतलब जो जनवरी में था ओपनिंग में और मार्च में क्लोजिंग में, तो अपन देख लेंगे अल्टीमेटली इसका अपन नेट इफेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज और पहले निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए जो अपना वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है ना। अब एक चीज आप बहुत अच्छे ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो अपनी वर्किंग कैपिटल है और करंट एसेट है, इनके बीच में क्या रहता है, अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर करंट एसेट अपन बढ़ाएंगे तो अपनी वर्किंग कैपिटल अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए अपना यहाँ पे करंट एसेट कितनी है, 100 है, और करंट लायबिलिटी 50 है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे टोटल 50 आ रहा है। अगर अपन करंट एसेट को यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लीजिए करंट एसेट को बढ़ाते हैं कितना, यहाँ पे करते हैं 100 से करते हैं यहाँ पे 120, ठीक है। या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर करंट एसेट को कम करते हैं तो अपनी जो वर्किंग कैपिटल वो कम भी होगी, ज्यादा करते हैं करंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, कम करते हैं तो कम कम होगी। तो यहाँ पे कम करके देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपन ने 100 से 20 कम कर दी तो 80 कर दी, ठीक है। करंट लायबिलिटी तो सेम टू सेम है, तो अपनी यहाँ पे करंट कैपिटल कितनी हो जाएगी, करंट कैपिटल यहाँ पे हो जाएगी अपनी 30, 80 में से 50 गए तो बचे 30। मतलब यहाँ पे अपन ने करंट एसेट को कम करा तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो गई, ठीक है। मैंने बता दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप अपना है। अब जो अपनी वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी रहती है, उसमें अपना रहता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और करंट लायबिलिटी अगर वो कम करते हैं तो अपनी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, और करंट लायबिलिटी को ज्यादा करते हैं तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे घटती है। तो आप कहेंगे सर हमें क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, अभी बताएंगे क्यों बता रहा था। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले 50 था यहाँ पे, 100 ये थी, 50 ये थी। अब करंट एसेट सेम ही है, अब जैसे अपनी करंट लायबिलिटी कम कर दें, 50 से 30 कर दें, तो देखिए अपने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, पहले 50 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 70, और यहाँ से 50 हो गई 30। मतलब करंट लायबिलिटी हो गई कम, तो अपनी यहाँ पे करंट एसेट 50 से हो गई 70, मतलब बढ़ गई, ठीक है। ये यहाँ पे रिलेशनशिप है। अब ये सब समझने के लिए था, इसका यूज आपको अभी समझ में आएगा जब आप आगे करेंगे। देखिए करंट एसेट में क्या क्या है वो अपन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे 545, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं। करंट एसेट में था अपना कैश, बैंक भी बोल सकते हैं 545, ये अपना ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस कब था, तो क्लोजिंग बैलेंस अपने को मिलेगा इस वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि अपन ने इसका स्टेटमेंट बनाया है अलग से। तो देखिए अपना मार्च में अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 290, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट करंट एसेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करंट एसेट अपना क्या था यहाँ पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 300, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है इस वाले स्टेटमेंट, ये अपन को 200, मतलब ओपनिंग में 300 था, क्लोजिंग में अपन को 200 बचा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300 का था, यहाँ पे 200 का बचा। अब चलते हैं और आगे, ये देखिए अब बारी आती है डेटर की। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस 2570 था, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 2350, 2570 था और 2350 बचा। डेटर 2570 था, 2350 यहाँ पे बचा। अब देखते हैं आप कौन सी यहाँ पे करंट एसेट है। तो अब स्टॉक 1300 था यहाँ पे बैलेंस अपने पास, 1300 था, बचा कितना, 1000, ठीक है। तो स्टॉक का था कितना, 1300, बचा कितना, 1000। तो यहाँ पे देखिए अपनी सारी करंट एसेट अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब कोई भी यहाँ पे अपनी करंट एसेट नहीं बची है, कोई भी करंट एसेट नहीं बची, सारी करंट एसेट अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब अपने जो कंसेप्ट समझा था ना वर्किंग कैपिटल वाला, अब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखिए देखिए वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज है ये वाला, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल में ही बता रहे हैं, थोड़ी इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। तो देखिए पहले अपनी ये सारी करंट एसेट की बात हो रही है, आप समझ जाना, अगर मैं कैश बोलूं, शॉर्ट टर्म बोलूं, डेटर बोलूं, स्टॉक बोलूं, तो यहाँ पे करंट एसेट की बात हो रही है। देखिए कैश पहले कितना था, 545 था, फिर 290 हो गया, कितने से कम हो गया,
545 था 290 से कम हो गया, तो मतलब अपना 255 से कम हो गया। तो अगर अपना करंट एसेट 255 से कम हो रहा है, मतलब वर्किंग कैपिटल भी अपनी 255 से कम यहाँ पे हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल में 255। ठीक है। अब ऐसे ही शॉर्ट टर्म पहले 300 था, फिर हो गया 200, तो मतलब करंट एसेट में 100 से कम हो गई, तो अपना यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा 100 से। अब जो अपना डेटर पहले 2570 था, माइनस फिर हो गया 2350, मतलब कितने से कम हो गया 220 से कम हो गया, तो यहाँ पे अपनी वर्किंग कैपिटल भी 220 से कम हो गई होगी। अब स्टॉक पहले 1300 था, अब बचा 1000, मतलब अपना 300 से कम हो गया, मतलब अपनी करंट एसेट भी 300 से कम हो गई, तो अपने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा होगा कितने से, ये अपना डिक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे 300 से। ठीक है, अब आपको रिलेशन समझ में आया। अब करंट लायबिलिटी का करते हैं तो एक बार और अपना यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब करंट लायबिलिटी चलते क्या क्या चीजें थी अपने पास में यहाँ पे, देखिए ट्रेड क्रेडिटर था, कितने का बैलेंस था 2110 रुपए का, बचा कितना लास्ट में 1900 का, 2110 का था और यहाँ पे 1900 का बचा। ट्रेड क्रेडिटर 2110 का था और मार्च में कितने का बचा 1900 का यहाँ पे बचा। अब और देखने तो और कौन सी करंट लायबिलिटी है, अदर अदर क्रेडिटर तो सेम उतने 200 का था, कितने का ही बचा यहाँ पे 200 का बचा, तो वो लिख लेते हैं अदर क्रेडिटर, अदर क्रेडिटर 200 का था यहाँ पे, 200 का ही बचा। ठीक है, फिर और देख लेते और क्या करंट लायबिलिटी है, बस डिविडेंड पेबल तो अपनी लॉन्ग टर्म थी, प्लांट भी लॉन्ग टर्म थी, बची अपनी टैक्स ड्यू तो अपनी 320 का था यहाँ पे, और बचा ही कितने का 320 का, तो ये भी लिख लेते हैं, क्या है अपना टैक्स भी 320 का था, यहाँ पे भी 320 का यहाँ पे निकला। तो अब देखिए यहाँ पे फिर अपना ट्रेड क्रेडिटर में यहाँ कम हो रहा है, बाकी तो अपना सेम सेम है। तो देखिए अपनी 2110 थी पहले, अपनी 2110 था ट्रेड क्रेडिटर 2110, फिर अब कितना बचा 1900, मतलब यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर 200 से कम हो गया, मतलब करंट लायबिलिटी 200 से कम हो गई, और अगर करंट लायबिलिटी 200 से कम होती है तो इनवर्स रिलेशनशिप में वर्किंग कैपिटल अपना कितना इंक्रीज होता है उतने से, तो अपना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 210 से। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं हुआ तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया मैं क्यों बता रहा था, वो इसलिए बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे इनका टोटल करिए, 545 प्लस 300 प्लस 2570 प्लस 1300, तो कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा ये 4715, इसका करिए 290 प्लस 200 प्लस 2350 प्लस 1000, इसका कितना हो गया 3840, इनका टोटल करिए लायबिलिटी का 2110 प्लस 200 प्लस 320, कितना आ रहा है 2630, इसका करिए 1900 प्लस 200 प्लस 320, तो कितना आ रहा है 2420। अब वर्किंग कैपिटल निकालिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये टोटल करंट एसेट है, टोटल करंट एसेट है और टोटल करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी चली आएगी टोटल में से, माइनस करिए 4715 माइनस 2630, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2085, और यहाँ पे माइनस करिए कितना आ रहा है 3840 माइनस 2420, तो कितना आ रहा है 1420। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल का, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, टोटल करिए 255 प्लस 100 प्लस 220 प्लस 300, कितना आ रहा है 875, तो यहाँ पे भी 875 होगा, तो कितने से कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ये मतलब नेट ऑफ कर लें तो 875 माइनस 210, तो ये हो रहा है 665 से यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, टेंशन मत लीजिए, समझाता हूँ कैसे 665 से हो रहा है, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना ऐसा हो रहा है यहाँ पे 665 से, टोटल करिए तो 2000 यहाँ पे हो जाएगा 85, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1420 प्लस 665 हो जाएगा 2085, ये इसका फॉर्मेट है। बाकी मैं लॉजिकली समझा दे रहा हूँ कैसे। देखिए अपना डिक्रीज कैसे हो रहा था,
देखिए डिक्रीज हो रहा था कितनी से, 875 से। अगर अपना वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है 875 रुपए से, अपना डिक्रीज हो रहा है अगर वर्किंग कैपिटल, मतलब अपन ने क्या हुआ होगा, मतलब अपने पास यहाँ पे करंट एसेट कम हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, मतलब करंट एसेट कम हो रहा है, मतलब अपने पास पैसा यहाँ पे आया हो, फंड आया होगा, ठीक है। तो अगर फंड आया होगा तो अपन कहाँ लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड में। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो कितना आ जाएगा 875। अब देखिए, अब 210 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा होगा मतलब अपन ने फंड का यहाँ पे यूज किया है, 210 रुपए का इंक्रीज हो रहा है ना। अपना यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है मतलब फंड का यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना इंक्रीज। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने से, 210 रुपए से, ठीक है। तो आप ऐसा भी करके लिख सकते हैं, तो भी आपका टोटल क्या आएगा, यहाँ पे सेम आएगा। यहाँ पे कितना है, 1 मिनट रुकना, यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया था, ये आया था 210 है ना, 2010 गलती से लिखा गया, यहाँ पे 210 है। तो आप देखिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और बाकी इसका नेट ऑफ भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका नेट ऑफ अगर आप करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 875 माइनस 210 करके भी नेट ऑफ करके कितना आ जाएगा, 875 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 210, मतलब 665। आप डायरेक्ट यहाँ पे 665 भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हटा देंगे और डायरेक्ट आप डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो भी सही है, और अगर आप नेट ऑफ करके लिखना चाहें तो आप नेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ने क्या किया है, यहाँ पे नेट ऑफ करके लिखा है, तो अपन यहाँ पे नेट ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। मैंने बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन बता दिया है यहाँ पे, ये कैसा था। यहाँ पे आ जाएगा अपना 665, टोटल करिए आप यहाँ पे 570 50 665, तो कितना आ जाएगा 1285, और यहाँ पे भी आ रहा है अपना 1285। तो अपना सोर्सेज ऑफ फंड और यूसेज ऑफ फंड यहाँ पे सेम आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सीधा अपना नेट ऑफ करके 665 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी ऐसा किया। तो यहाँ पे अपने दोनों कैश बजट भी बना लिया, सोर्सेस ऑफ फंड और यूसेस ऑफ फंड भी यहाँ पे बना लिए। आई होप सो आपको ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे समझ में आया हुआ। मैंने आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश की, इसलिए वीडियो थोड़ी अपनी लंबी हो गई, नहीं तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं चाहता था 25 मिनट में ही पूरा, यहाँ पे 25 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं यही चाह रहा था कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, इसलिए बहुत आराम से समझाया, ठीक है। एक बार जल्दी से एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं। अपन को कैश बजट बनाना था, तो अपन ने एक एक करके क्या करा, सारी चीजें यहाँ पे इसको हटा देते हैं, पहले सब हटाते हैं यहाँ से, फिर अपन यहाँ पे रिकैप करेंगे अपना। देखिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक एक चीजें अपन ने ली, कैश इन हैंड, शॉर्ट टर्म डेट, सारी चीजें ली। फिर डेटर का अपन ने वर्किंग नोट बनाया, स्टॉक लिया अपन ने, स्टॉक और इसको अपन ने साथ में लिया था, ठीक है, क्योंकि अपन को पेमेंट निकालनी थी। फिर अपन ने लायबिलिटी में लिखी, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, सारी चीजें अपन ने लिखी थी। बस जो चीजें बढ़ नहीं रही थी वो अपन ने कैश बजट में नहीं लिखी, बाकी सारी चीजें लिखी। तो ऐसे अपना कैश यहाँ पे कैश बजट तैयार हो गया। फिर अपन आए सोर्सेज ऑफ फंड में, तो अपना जो भी अपना नेट प्रॉफिट से आया वो अपन ने फंड लिखा। फिर अपना जो डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया था वहां से माइनस करके अपन ने यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड में लिखा, ठीक है, डेप्रिसिएशन। फिर अपन ने प्लांट सोल्ड किया था, प्लांट सोल्ड यहाँ पे लिखा, लेकिन अपन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं लिखा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने करंट एसेट में आना था, जो कि अपन ने इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकालना है, इसलिए अपन वहां पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वहां पे लिखेंगे, इसलिए अपन ने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अपन ने डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वहां पे निकाल लिया। फिर जो अपनी और यूजेस कहाँ पे किया, डिविडेंड पे कर दिया था, एक जगह यहाँ पर हमने प्लांट परचेज किया था। और यहाँ पे अपन ने शॉर्ट टर्म परचेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन ने जो अपन ने इंक्रीज और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल में अब वहां पे अपन करके आए हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीजें आई अपनी यहाँ पे, इस वाले में सारी चीजें आई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वाले में अपनी सारी चीजें आई लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाली कोई भी चीज नहीं, शॉर्ट टर्म वाली चीज अपनी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां आपका रिप्लाई दे दूंगा, वहां समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल ही बात यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। आइए अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 यहाँ पे करते हैं। मैंने इसका फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लिया आपका, तो कोई भी
दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आइए अपन यहाँ पे जल्दी से इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, और इसको अपन यहाँ पे कंप्लीट करके आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो देखिए, you are required to given below the profit and loss account for 2 year for a company। अपन अपने लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे के रखा है 2 ईयर का। तो अपन को ईयर 1 का एंड ईयर 2 का दे के रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल परचेज होगा यहाँ पे। ठीक है, स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक, और मिसलेनियस इनकम है यहाँ पे। ठीक है, मिसलेनियस इनकम, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपने पास है। आगे चलते हैं। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 12 करोड़, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 120 लाख। ठीक है, इन ईयर 3 अपन को सेल्स बता के रखी है कि 12 करोड़ हो गई है। कब हो गई है? अपने ईयर 3 में। आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय ₹50 लाख बिसाइड्स अदर चार्जेस। तो क्या कह रहे हैं, जो अपना अदर एक्सपेंसेस कितने से इंक्रीज हो गया? 50 लाख से इंक्रीज हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो अदर एक्सपेंसेस था ये वाला, पहले कितना था? यहाँ पे 1 करोड़ था, यहाँ पे भी 1 करोड़ था, लेकिन क्या हो गया, ये अपना जो ईयर 3 में हो गया अपना 50 लाख से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 50 लाख ईयर 3। आगे चलते हैं। ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, बता रहे हैं कि अब सिर्फ रॉ मटेरियल अपने स्टॉक में है। एज्यूम सेल्स एंड परचेज आर इन कैश टर्म एंड दी क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट एज दैट बीन ईयर 1 एंड ईयर 2। कह रहे हैं तो जो अपना सेल्स और परचेज है कैश में है, और क्लोजिंग स्टॉक अपना एक्सपेक्टेड कर रहा है उतनी से ही बढ़ रहा है जितना डिफरेंस अपना ईयर 1 और ईयर 2 के बीच में है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक पहले कितना था? ईयर 1 में 1 करोड़ था, फिर हो गया 1 करोड़ 50 लाख। तो ईयर 3 में कितना हो जाएगा? 2 करोड़, क्योंकि यहाँ यहाँ कितने से बढ़ रहा है? यहाँ 50 लाख से बढ़ रहा है, तो यहाँ 50 लाख से बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 करोड़, मतलब अल्टीमेटली 50 लाख से बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यू में एज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड, अपन से बोला गया है कोई भी डिविडेंड यहाँ पे पेड नहीं किया गया, ऐसे एज्यूम करना है। द कंपनी कैन यूज 75% ऑफ कैश जनरेटेड टू सर्विस अ लोन, मतलब अपन को यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी जो कैश जनरेट करेगी उसका 75% लोन को सर्विस करने में लगा देगी, मतलब लोन को सर्व करने में यहाँ पे लगा देगी। आगे, कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर द पर्पस इनवोड इनकम टैक्स। अपन को यहाँ पे बताना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन अपना कितना है। ठीक है, वो भी ईयर 3 से। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? जब अपन नेट प्रॉफिट निकालें, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट निकालना ज्यादा जरूरी है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब अपन ईयर 3 का यहाँ पे पीएनएल बनाएंगे। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टेड पीएनएल जब अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने फॉर्मेट यहाँ पे पहले ही बना दिया है। तो आप बोल रहे होंगे, मतलब सोच रहे होंगे कि सर ईयर 2 का क्यों बनाया है? फिर तो देखिए, ईयर 2 का इसलिए बनाया है क्योंकि अपन जो ईयर 3 का है तो कुछ अमाउंट अपन को नहीं दे के रखे हैं, तो अपन को ईयर 2 से कंपेयर करके ईयर 3 का यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपन को दे के रखी है। एक मिनट। ये देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपन को दे के रखी है। सेल्स दे के रखा है, अदर एक्सपेंसेस का यहाँ पे बोल के रखा है, बाकी चीजें अपन को नहीं दे के रखी। तो बाकी चीजें या तो फिक्स होंगी, या फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको सेल्स से कंपेयर करके उसका यहाँ पे एज अ परसेंटेज निकालना पड़ेगा सेल्स में, फिर अपन को ईयर 3 में वो लिखना पड़ेगा। अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले देखिए, अपना यहाँ पे सेल्स सेल्स देखिए, सेल्स कितना है ईयर 2 में? ईयर 2 में अपना सेल्स है यहाँ पे 10 करोड़, लेकिन अपन लैक्स में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। आप यहाँ पे याद रखना कि जो अमाउंट सारे यहाँ पे लैक्स में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। और कितने से बढ़ रहा था? यहाँ पे 12 करोड़ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1200। फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपन को कोई भी ऐसा तरीका नहीं है यहाँ पे कि अपन यहाँ पे क्या निकाल सके, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक निकाल सके ईयर 3 का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम के से निकालेंगे। तो आप यहाँ पर नोट नंबर 1 भी लिख सकते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो
अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर आप निकाल लेते हैं तो अपने पास में तो अल्टीमेटली तीनों है, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक अपना माइनस हो गया होगा, इसका ये मतलब यहाँ पे है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक अपने पास कितने दिया था, ईयर 2 का ओपनिंग स्टॉक अपने पास था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 100 लाख था, ठीक है, मतलब 1 करोड़ था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 लाख प्लस परचेज, रॉ मटेरियल परचेज अपना ये रहा यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, ये 4 करोड़, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 करोड़, और माइनस क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस अपने लिए 1 करोड़ 50 लाख यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 150, तो अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ से आ गया ईयर 2 का, तो 100 प्लस 400 माइनस 150 कितना आ गया 350 आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम 350, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि इसमें अपना ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसका है, मतलब अपन ने नेट ऑफ करके लिख दिया तीनों का। अब अपन इससे क्या करेंगे, इस वाले से अपन देख लेंगे कि इतना अपना कितना परसेंटेज सेल्स का, वही परसेंट अपन किस पे अप्लाई कर देंगे, ईयर अपना 3 पे अप्लाई कर देंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम परसेंट एज परसेंट ऑन सेल, तो कैसे निकलेगा ये, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय सेल्स। तो देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 350, और यहाँ पे सेल्स कितनी थी ईयर 2 में अपनी 1000, तो कितना है ये अपना 35%, मतलब सेल्स का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना 35% आ रहा है। तो इस 35% को क्या करेंगे अपन, ईयर 2 पे अपन क्या कर देंगे, ईयर 2 पे अप्लाई कर देंगे, मतलब ईयर 3 पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अपना ईयर 3 का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ऑफ ईयर 3, तो सेल्स कितनी है, सेल्स इनटू रॉ मटेरियल कंज्यूम परसेंटेज, तो सेल्स अपनी यहाँ पे 1200 लाख इंटू यहाँ पे हो जाएगा 35%, तो 1200 इंटू 35% तो कितना आ रहा है यहाँ पे 420, तो रॉ मटेरियल का यूज निकल के आ गया, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 420। आ गया ना समझ में कैसे निकालना है, क्योंकि अपन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते थे, इसलिए अपन ने रॉ मटेरियल कंज्यूम का यहाँ पे क्या किया, जब परसेंटेज ऑन सेल निकाल दिया और अपन ने वही परसेंटेज से अप्लाई कर दिया ईयर 3 पे। 1 मिनट यहाँ पे आप लिख लेना, ईयर यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे ईयर 2 है और ईयर 3 हो, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया तो लिख दिया ईयर 2, और यहाँ पे क्या है ईयर 3। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या था अपना, क्या जो जो चीजें कंप्लीट होती जा रही वो अपन यहाँ पे लिखते जा रहे, देखिए ये अपना ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब यहाँ पे मिसलेनियस इनकम आती है, तो देखिए मिसलेनियस इनकम पहले कितनी थी 10 लाख थी, और ईयर 2 में भी अपनी 10 लाख की है, ठीक है, मतलब यहाँ फिक्स्ड है, तो अपनी ईयर 3 में भी कितनी हो जाएगी 10 लाख हो जाएगी, तो अपन लैक्स में लिख रहे हैं तो आ जाएंगे 10 मिसलेनियस इनकम, यहाँ पे आ जाएगा अपना 10। अब आगे चलते हैं, आ जाएगा स्टोर, तो स्टोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टोर को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, एज अ परसेंट ऑन सेल निकालना पड़ेगा, फिर अपन को यहाँ पे ईयर 3 पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अपन को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी है। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ आ जाएगा 2, देखिए स्टोर एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑन सेल, तो कैसे आ जाएगा, स्टोर एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स, तो स्टोर एक्सपेंसेस कितना था यहाँ पे, स्टोर एक्सपेंसेस का अपना यहाँ पे 100 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे अपन। 1 मिनट, ये था अपना ईयर 1 का, अपन को ईयर 2 का देखना है, ईयर 2 का कितना था, ईयर 2 का था अपना अपना 120 लाख, तो यहाँ पे आएगा अपना 120, यहाँ जाएगा अपना 120, और सेल्स कितनी थी 1000, तो कितना हो गया है
हो गया 12%। तो ये अपने किस पे अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई कर देंगे ईयर 3 पे। स्टोर एक्सपेंसेस ऑफ ईयर 3। तो ईयर 3 की सेल्स इनटू स्टोर परसेंटेज, स्टोर एक्सपेंसेस परसेंटेज। तो सेल्स कितनी है इसकी, सेल्स 1200 इंटू इसका है 12%। तो 1200 इंटू 12% कितना हो जाएगा यहाँ पे 144। तो स्टोर का हो जाएगा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 120 ईयर 2 में, और ईयर 3 में हो जाएगा 144। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपना ईयर फर्स्ट में था 1 करोड़, फिर हो गया ईयर सेकंड में अपना 1 करोड़ 60 लाख। तो इसको भी अपन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी, तो इस पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पर अपन को परसेंटेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑन सेल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा डिवाइड बाय सेल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है ईयर 2 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख। तो कितना लिखेंगे 160, 1 lakhs में लिख रहे हैं, और सेल्स कितनी थी 1, कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 1000। तो आ रहा अपना 16%। तो अपन ये अप्लाई कर देंगे ईयर 3 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ईयर 3। तो सेल्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज कितना है, सेल्स अपनी 1200 इंटू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है अपना 16%। तो 1200 इंटू 16%, तो आ गया अपना 192। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ का था अपना कितना 160, और यहाँ का आ गया 192 ईयर 3 का। अब आगे चलते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो इसके लिए उन्होंने बोला ही था अपन को, यहाँ 50 लाख से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने अपने, यहाँ पे 1 करोड़ है, मतलब 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने 50 लाख से बढ़ जाएंगे तो 150 हो जाएंगे। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं। फिर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन फिक्स है, तो अपना यहाँ पे फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 होगा। यहाँ से अपन नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1010 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1210, 1210। अब माइनस करिए, तो वो 110 माइनस 350 माइनस 120 माइनस 160 माइनस 100 माइनस 100, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 180। नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंस फिगर 180। टोटल लिख लेना, यहाँ पे भी टोटल यहाँ पे हो जाएगा अपना 110। अब 1210 में से माइनस करिए 420 माइनस 144 माइनस 192 माइनस 150 माइनस 100, तो कितना आ गया 20। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा 12। यहाँ पे अपन ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अपन को क्या करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अपन को यहाँ पे कैश फ्लो निकालना है। तो यहाँ पे निकालते कैश फ्लो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। अपने पास नेट प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया। नेट प्रॉफिट कितना है अपने लिए, नेट प्रॉफिट आया यहाँ पे ईयर 3 का 204। अब इसमें अपन ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपना जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से माइनस किया है ना सेल्स, और मतलब यहाँ पे अपन ने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिख के आया, तो अपन को ये ईयर थर्ड का अपन को क्या करना पड़ेगा, ये अपना यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे
कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 302। अब इसमें से अपन को क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए मैंने अपन को बोला था कि जो यहाँ पे स्टॉक था ना, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप कि the closing stock is expected to be go up by the same amount between year 1 and year 2। तो अपना यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, देखिए जो अपना यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से कितने से बढ़ रहा है अपना, 50 लाख से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया होगा उसके लिए, मतलब यहाँ से अपना पैसा यहाँ पे गया होगा, तो अपन स्टॉक के लिए यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा 50। तो यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, 154। तो कैश कितना है अपने पास, 254। अब देखिए 254 है, इसमें से अपन को क्या करना है, देखिए उन्होंने बोल के रखा था अपने लिए कि अपन जो कंपनी है वो 75% ऑफ कैश किस में यूज कर रही है, सर्विस लोन में यूज, मतलब लोन का सर्विस में यूज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन अवेलेबल फॉर सर्विस कितना हो जाएगा, हो जाएगा अपने पास कितने हैं, 254 है, इनको लैक्स में लिख लेते हैं अपना, तो हो जाएंगे 2 करोड़ 50 लाख इंटू 75%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 करोड़ 54 लाख इंटू 75%। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 करोड़ 90 लाख 50,000। तो यहाँ पे अपन ने क्या निकाल लिया, लोन अवेलेबल फॉर सर्विस यहाँ पे निकाल लिया। तो ये वाला इलस्ट्रेशन ज्यादा टफ नहीं था। पहले अपन को यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना था, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, ईयर जो अपन को इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन लिख ली, जो नहीं दी थी तो ईयर से अपन ने कंपेयर करके वो इन्फॉर्मेशन निकाली और नेट प्रॉफिट निकाला। फिर नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस मतलब डेप्रिसिएशन ऐड किया, फिर अपन ने जो इंक्रीज हो रहा था स्टॉक माइनस किया तो कैश आ गया। फिर अपन ने वहाँ पे 75% उसका लोन अवेलेबल यहाँ पे निकाल लिया। तो इलस्ट्रेशन ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल ही था यहाँ पे एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेशन 7। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहां आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप पूछ लेना बस, ठीक है। और जिसको भी नोट करना है तो एक काम करूंगा मैं कि इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां जाके आप क्या करना, उनको आराम से नोट करके रख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भी आप संभाल के रख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि आप कॉपी में नोट कर लेना, नहीं तो जो एग्जाम के टाइम पे आप कहाँ स्क्रीनशॉट देखते फिरोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपन ने 8 भी कंप्लीट कर लिया और 7 भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज का टारगेट 2 वीडियो का ही रखते हैं, क्योंकि अपन अगर रजिस्ट्रेशन 9 करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन 9 अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपन अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।